हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम पिछले एक वीक यानी कि 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी कुछ न्यूज़ हैं उनको आज के सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है मैं आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है रुपये के बारे में। आप लोगों ने ये खबरें तो इस तरह की बहुत ही सुनी होंगी कि जो रुपया है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, ऑल टाइम लो के ऊपर आ चुका है। इतना नीचे रुपया कभी नहीं गिरा आपके एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर, राइट। ये सब खबरें आई एम श्योर आप लोगों ने पक्का ही पक्का सुनी होंगी। ये बात चलो ठीक है, पर हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा कि आखिर रुपये गिर क्यों रहा है, क्या क्या कारण है, एंड रुपये गिरने से क्या इम्पैक्ट होता है। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछ सकता है, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। पहली बात तो आप नोटिस करोगे कि जब रुपये की बात हो रही ना, तो बी ऑफ 84 से भी नीचे आ चुका है। यानी कि अगर आप नोटिस करोगे ना $1 की वैल्यू, तो वो 84 पॉइंट समथिंग आपको देखने को मिल जाएगी। दरअसल में ये वैल्यू चेंज होती रहती है, बट पॉइंट ये है कि द रुपी हैज़ वीकन टू इट्स लोएस्ट लेवल। ठीक है, अब क्या कारण क्या है, क्यों इतना ज़्यादा तेज़ी से रुपया नीचे गिर रहा है। देखो, इसके कारणों में ना वैसे तो बहुत सारे रीजंस आप नोटिस कर पाओगे, पर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस इज कि अगर आपने पिछले कुछ टाइम के अंदर नोटिस किया हो तो हमारी स्टॉक मार्केट भी गिर रही है, राइट। पिछले कुछ दिनों में देखा होगा आप लोगों ने। अब एक्चुअल में हो पता क्या रहा है, दुनिया भर में ना काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रहा है? इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी इन व्हाट सेंस? जैसे अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स से वॉर्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस एक अलग है, वहाँ इसराइल ईरान हमास वाला कॉन्फ्लिक्ट एक अलग है, राइट। और भी इस तरह से और इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इंडियन मार्केट में भी ना इन सभी कारणों की वजह से और बाकी और कारणों की वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। जिस वजह से पता क्या हो रहा है, जिस वजह से आपके जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने भारत में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, वो कहीं ना कहीं यहाँ से इंडिया से पैसा हटा के दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे ना अक्टूबर मंथ की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग $8 बिलियन जो है वो यहाँ पे पुल बैक कर लिए हैं हमारी मार्केट से। तो ये एक मुख्य कारण हुआ। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करोगे जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा बाहर पुल किया, तो उससे क्या हुआ, उससे जो रुपये की डिमांड थी, रुपये की डिमांड कम हो गई। रुपये की डिमांड कम हो गई एज कम्पेयर टू डॉलर्स, तो डॉलर और मजबूत हुआ और आपका रुपया और कमज़ोर हुआ। समझे इस बात को? तो ये एक मुख्य कारण है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में अगर हम बात करें तो अपनी इन्वेस्टर्स को पुल बैक कर रहे हैं। पिछले महीने के अंदर तो बहुत हैवी लेवल के ऊपर उन्होंने पुल बैक यहाँ पे हमें करता हुआ देखने को मिल जाएगा। वैसे तो देखो, रुपये में डेप्रिशिएशन होना थोड़ा स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत डेप्रिशिएशन तो होता ही रहता है। पर अगर हम बात करें पिछले 6 महीने की ना, तो पिछले 6 महीने में जो रुपये में गिरावट आई है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप नोटिस करोगे, नॉर्मली भी होता है रुपया थोड़ा बहुत गिरता है, पर जो पिछले 6 महीने के अंदर जो गिरावट है वो काफ़ी शार्प आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो एक कारण तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा भी और आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजंस देखने को मिलते हैं जहां पर आपको रुपए के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो ये युद्ध वगैरह हो रहे हैं, अलग अलग वॉर्स हो रहे हैं, ठीक है ना, ग्लोबली इकोनॉमी डिसरप्ट हो रखी है, राइट। वो भी एक मेजर कारण बन रहा है कि आप नोटिस करोगे कि सप्लाई चेन्स की वजह से जो डिसरप्शंस हुआ है, दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी डोमेस्टिक करेंसीज हैं। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना, जब भी इस तरह से कुछ आपका इशू आता है, जैसे अभी इशू क्या है, आपका वॉर का इशू है, राइट। जब भी वॉर का इशू आता है तो आप जानते होंगे उसके साथ लिंक्ड क्या है, उसके साथ लिंक्ड है आपके क्रूड ऑयल के प्राइजेस, राइट। तो क्रूड ऑयल महंगा होगा सस्ता होगा, ये डिपेंड करता है दुनिया में कितनी स्टेबिलिटी है। अभी तो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी होगी तो उससे कच्चे तेल के दाम भी बढ़ेंगे, कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे जिस वजह से इंडिया इतना ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करवाते हैं कच्चे तेल को, तो इंडिया में भी दिक्कतें आएंगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? बाकी देखो, चाइना ने भी अपनी पॉलिसीज़ के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं पिछले कुछ टाइम्स के अंदर, तो काफ़ी सारे जो फंड्स वगैरह हैं वो चाइना की तरफ भी जा रहे हैं, राइट। एंड ऐसे समय के ऊपर जब पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी होती है तो लोग थोड़ी स्ट्रॉन्गर करेंसी की ज़्यादा डिमांड करते हैं, एंड वो डिमांड किसकी बढ़ रही है? डॉलर्स की। तो ये सब कारण हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं जिस वजह से डॉलर की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो रुपया है वो हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर अगर मान लो रुपया कमज़ोर होता है
तो उसके क्या फायदे या क्या नुकसान है। मैंने कहा अगर मान लो रुपी डेप्रीशिएट हो रहा है, जैसे अभी भारतीय रुपी हो रहा है, इसकी वजह से क्या नुकसान या क्या फायदे हो सकते हैं, आप खुद बताओ। होता पता क्या है, जब आपका एक रुपया कमजोर होता है ना, तो उससे जो फायदा मिलता है वो आपके एक्सपोर्टर को मिलता है। आप पूछोगे एक्सपोर्टर कैसे बेनिफिट हुआ, समझना इस मुद्दे को। मान लो जैसे यहाँ पे पर्सन था, ठीक है, ये इंडिया में कोई चीज़ बनाता था, लेट्स से वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू मेक, लेट्स से ये चॉकलेट बनाता था, और ये चॉकलेट इंडिया से बना के दूसरे देश भेजता था, मान लो यूएसए के अंदर, ठीक है। तो यूएसए या किसी और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री कहीं पर भी आपको ये एक्सपोर्ट करता था। पहले मान लो इसकी जो चॉकलेट थी वो 80 रुपए की बनती थी, एंड अगर $1.80 था, तो उस केस में यूएसए की मार्केट के अंदर ये $1 की चॉकलेट इसकी बिकती थी, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ, यहां पर अगर मान लो रुपया डेप्रिशिएट कर गया, रुपया डेप्रिशिएट करके मान लो क्या हो गया, $1 इक्वल टू 160। तो आप बताओ कि अब इसकी जो चॉकलेट होगी वो कितने की बिकेगी, बताओ। आप बोलोगे सर अब जो इसकी चॉकलेट होगी ना, वो मार्केट में, यूएस की मार्केट में सिर्फ और सिर्फ $0.5 की बिकेगी, क्योंकि अब $1 इक्वल टू 60 हो गया ना, रुपया नीचे गिर चुका है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जो इस बंदे की जो चॉकलेट थी वो यूएस मार्केट में $1 की बिक रही थी, अब आधे डॉलर की बिक रही है। तो क्या हो गया, सर मार्केट में चॉकलेट सस्ती मिल रही है। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे इसकी कॉस्ट कम होगी, नहीं, बस आपका क्या हुआ, एक्सचेंज रेट में बदलाव आ गया, रुपया डेप्रिशिएट कर गया था, जिस वजह से यूएस की मार्केट में इसकी चॉकलेट सस्ती बिक रही है। अब क्योंकि सस्ती बिक रही है यूएस की मार्केट के अंदर, तो लोग वहाँ यूएस की मार्केट के अंदर इसकी चॉकलेट ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे तो इसकी चॉकलेट की डिमांड बढ़ेगी, इसको और एक्सपोर्ट करेगा ये, और इससे वजह से इस बंदे को बहुत सारा फायदा देखने को मिल जाता है। इस तरह से एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूं, जब भी आपका रुपया डेप्रिशिएट करता है तो इंपोर्टर्स को नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है, जैसे आप कच्चे तेल की बात कर लो, अगर मान लो हम यहाँ पे कच्चा तेल मंगाते हैं बाहर से, तो अब कच्चा तेल महंगा मिलेगा, हमें महंगा मिलेगा तो इंपोर्टर्स को यहाँ पे नुकसान हुआ। तो ये होता है रुपये का डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट, ठीक है। बेनिफिट टू एक्सपोर्टर्स एंड लॉस टू इंपोर्टर्स। पर हालांकि ना काफी सारे लोगों का पता क्या कहना है, यार ये जो एक्सपोर्टर बेनिफिट की आप बात कर रहे हो, ये इतना भी सच बात नहीं है। पता है क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो दुनिया भर में हमने ये तो बोल दिया कि हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं, पर ये सामने वाली कंट्री के अंदर डिमांड भी तो होनी चाहिए। अब ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा है, मतलब वोलेटाइल है, कि बाकी और देशों से डिमांड ही नहीं आ रही। अब डिमांड ही नहीं आएगी तो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। समझ रहे हो, एक्सपोर्ट्स नॉर्मली होते हैं, अच्छे बन जाते हैं, उससे बेनिफिट होता है, पर वो तभी होता है ना जब सामने वाली कंट्री में डिमांड हो। अगर कोई कंट्री सामने डिमांड ही नहीं कर रही तो उस वजह से एक्सपोर्टर को भी उतना बेनिफिट इस केस में नहीं होगा, राइट। बाकी एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हमारा रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है, ठीक है ना, इतनी तेजी से नहीं गिरता नॉर्मली, तो क्या हमें यहाँ पे घबराने की जरूरत है क्या। द आंसर इज नो। एक्चुअल में अगर बात करूं तो आप नोटिस करोगे कि ना हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर डिस्कस किया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में हमने चर्चा करी थी, मैंने आपको बताया भी था कि आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो $700 बिलियन से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, मतलब इट हैज क्रॉस्ड $700 बिलियन, राइट। तो जब इतना अच्छा खासा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है, तो कोई भी इशू आएगा तो हम उसको टैकल कर लेंगे। अगर रुपए की ज्यादा ही गिरावट आ जाती है तो आरबीआई के पास तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ है, तो आरबीआई अकॉर्डिंगली डॉलर्स रिलीज कर देगा, जिस वजह से जो डॉलर्स की डिमांड बढ़ी हुई है उसके अंदर इंटरवेंशन करके हम यहाँ पे रुपए को और नीचे गिरने से कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी रुपए की गिरावट के रिगार्डिंग जो हमें पता होनी चाहिए थी। अब आ जाओ अपने अगले टॉपिक की तरफ। दूसरा हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेबी चीफ स्किप्स पार्लियामेंट पीएससी समन्स। अब आप पूछेंगे सर ये क्या मुद्दा है। देखो आप ना यहाँ पे पिक्चर के अंदर सेबी चीफ को देख पा रहे होंगे, इनका नाम है माधवी बुच। अगर मैं इनकी यहाँ पे बात करूँ ना, तो पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी ज्यादा ये न्यूज में रही हैं, एंड न्यूज में पता क्यों रही हैं, न्यूज में रही हैं हिंडनबर्ग की वजह से। देखो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, वहां पर उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए। एक तो अडानी ग्रुप के ऊपर, साथ ही साथ जो एलिगेशंस लगाए गए वो सेबी चीफ के ऊपर लगाए गए। ऐसा दोस्तों बताया गया कि अडानी ग्रुप के द्वारा ये जो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन करी गई, वहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो जो सेबी चीफ है ना, उनका भी कुछ ना कुछ रोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अडानी ग्रुप के जो बात करते हैं कि जो ऑफशोर फंड्स हैं, वहां पर इनके भी यहाँ पे कुछ स्टेक्स थे, ऐसा बताया जाता है, ठीक है, ऐसा हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो आईसीआईसीआई बैंक के यहाँ पे ये पहले रह चुकी हैं उसके अंदर, बट 2017 के अंदर ये सेबी की फुल टाइम मेंबर बनती हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि 2017 से लेकर 2024 के बीच में, जब ये आईसीआईसीआई बैंक से एसोसिएटेड नहीं थी,
पर सेबी के साथ एसोसिएटेड ही थी उस समय के ऊपर भी यहाँ पर इन्होंने कुछ सैलरी ड्रॉ करी है फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, कुछ पैसा ड्रॉ करा है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा कंसर्निंग मुद्दा हो जाता है कि अगर ऐसा चीज हो रही है। अब अभी तो देखो क्लेम्स है, अभी तो एलिगेशंस है, तो ये चीजें मतलब इनके ऊपर पिछले कुछ टाइम के ऊपर काफी सारे एलिगेशन इसके रिगार्डिंग लगे हैं। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास एक कमेटी है, राइट, पार्लियामेंट्री कमेटी में पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है कि आपके फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को रिव्यू करना। तो उसी के रिव्यू के हिसाब से यहाँ पर इनको बुलाया गया था कि आप आइए, पब्लिक अकाउंट कमेटी के कुछ सवाल है, आप उन सवालों का जवाब दीजिए। इन्होंने मना कर दिया, ठीक है, कि मुझे कुछ काम है, पर्सनल काम है, तो मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। तो ये इस वजह से न्यूज़ में थी। तो थोड़ा सा एक बार जानने की कोशिश करते हैं, एक तो पीएससी समझ लेते हैं और थोड़ा सेबी के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं ना आपके पार्लियामेंट की, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको पार्लियामेंट्री कमेटीज देखने को मिलती हैं। पर जब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटीज की, तो आपको तीन देखने को मिल जाएंगी। एक है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा है आपका एस्टिमेट कमेटी, एंड तीसरा है आपका कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जो पीएससी है ना, उसका काम ये रहता है कि हमारे जो सरकार का रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, उसको ऑडिट करे। इनफैक्ट आप लोगों ने सुना भी होगा सीएजी के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो दरअसल में कैग है ना, वो इसी पार्लियामेंट, जो आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड की तरह यहाँ पे काम करता है। इसके साथ ही साथ जो भी पैसा पार्लियामेंट स्पेंड कर रही है वो दिन द स्कोप ही है उसकी डिमांड के। इसके साथ ही अगर आप और इसके फंक्शंस आप नोटिस करोगे तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि दरअसल में इसको इंट्रोड्यूस 1921 में किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से, जिनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 से फोर्स में आया, ठीक है। तो अभी स्पीकर के अंतर्गत ये कंट्रोल के अंदर काम करने वाली कमेटी बन जाती है। हर साल इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एंड इसका जो भी फैसला होता है वो अपने आप में नॉन बाइंडिंग या सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी होता है। क्लियर। अगर इसके मेंबरशिप की बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे 22 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 15 मेंबर लोकसभा से आते हैं एंड 7 मेंबर आपको राज्यसभा से देखने को मिल जाएंगे। एंड सारे मेंबर्स का जो टर्म होता है वो 1 साल का होता है। इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है यहाँ पे इनका, इट इज बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो चेयरपर्सन होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय स्पीकर। एंड इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखनी है कि 1967 से ना एक कन्वेंशन चली आ रही है, एक प्रथा चली आ रही है। उस प्रथा के हिसाब से क्या है कि जो भी आपका ऑपोजिशन का मेंबर होगा ना, वही आपका चेयरपर्सन होगा। समझ गए हो कि आपके जो रूलिंग पार्टी है ना, उसका यहाँ पे जो मेंबर होगा वो इसका चेयरपर्सन नहीं हो सकता, वो आपका ऑपोजिशन से ही होना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये बात संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई, ये बस एक प्रथा है, दिस इज अ कन्वेंशन जो कि चली आ रही है। ठीक है, तो मिनिस्टर जो होते हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते। ये कुछ बातें आपको पीएससी के बारे में पता होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूँ सेबी की, तो आप जानते होंगे कि सेबी को दरअसल में 1988 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इनफैक्ट सेबी से पहले ना हमारे पास एक और बॉडी थी, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। ये पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी हुआ करती थी, जो कि कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 से उसकी अथॉरिटी ड्राइव होती थी। फिर 1988 में बनती है सेबी, ठीक है, एज अ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। पर इसका बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती, और क्योंकि उस समय ये एग्जेक्टिव बॉडी थी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। फिर 1992 के अंदर सेबी एक्ट 1992 के माध्यम से उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस यहाँ पे दिया जाता है। हेडक्वार्टर्स इसके आपको मुंबई में देखने को मिल जाएंगे, एंड देयर आर डिफरेंट रीजनल ऑफिसेस सच एज अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सेबी कैसे फॉर्म में आया, राइट। और इसका काम ये रहता है कि कैसे कैसे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को हम यहाँ पे ध्यान रख पाएं, ताकि आपकी जो सिक्योरिटी मार्केट्स है वो अच्छे से परफॉर्म करे, उसको ओवरऑल रेगुलेट करना, उसको प्रमोट करना, इसी का काम रहता है। एक बात आप और ध्यान में रखेंगे कि सेबी के अंदर ना आपको एक चेयरपर्सन तो हो गया, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इनका टाइम पीरियड होता है 5 साल का या 65 ईयर्स, जो भी आपका अर्लियर हो गया। इनके अलावा दो और मेंबर्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। एक मेंबर होता है आरबीआई से, एंड 5 अन्य मेंबर होते हैं, जिनमें से कम जो 3 होते हैं वो होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए। अब एक बात आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ना जो सेबी के चीफ होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। दरअसल में हमारे पास में एक कमेटी है, FSRASC, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। इसको हमारे ना जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो इस कमेटी में देखने को मिल जाएंगे। और भी मेंबर्स होते हैं, पर मेजरली इसमें आपको कैबिनेट जो सेक्रेटरी होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस कमेटी के अंदर। अब ये जो कमेटी होती है वो कमेटी आगे जाके जो आपका कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी हेड करते हैं, उनको ये रिकमेंड करते हैं। उनको रिकमेंड करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली जो इनको ठीक लगेगा उसको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो दिस इज हाउ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ सेबी वर्क्स, राइट।
तो ये तो बात हमने सेबी के बारे में भी कर ली। कई बार यहाँ पे जिक्र आता है एक सैट का। सैट का मतलब क्या है? दैट इज सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल। सैट क्या है? सैट आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिल जाएगी जिसको सेबी एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। जो भी आपके अपील्स होती हैं या जो इश्यूज वगैरह होते हैं जो सेबी ने पास किए होते हैं उनके रिगार्डिंग अपील्स को हियर करना सैट की जिम्मेदारी रहती है। अगर हालांकि मान लो कोई ऐसा मुद्दा था जो दोनों पार्टीज के कंसेंट से हुआ था तो उसके अगेंस्ट अपील सैट में नहीं करी जा सकती। अदरवाइज आप जो भी अपील करोगे सेबी के अगेंस्ट, मतलब सेबी का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट, वो आपको सैट सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल में ही करनी होती है। प्लस पूरे कंट्री के अंदर कोई भी केस वगैरह हो अपील्स को हेयर करना। इवन आपके आप नोटिस कर पाओगे ना जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है IRDAI, उसके अलावा अगर हम बात करें PFRDA और सेबी तो है ही है। इनके अगेंस्ट अगर आपने, इनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट अगर आपने कुछ केस वगैरह करना हो, कुछ आपने अपील करनी हो तो सैट में करी जाती है। अगर मान लो सैट के नतीजे से भी आप संतुष्ट नहीं हो फिर उसके अगेंस्ट अपील जो करनी होती है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाती है। इसके अंदर आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर्स, टेक्निकल मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसका टेन्योर 5 साल का रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जो आपके मेंबर्स होते हैं उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है पर मैक्सिमम 5 साल के लिए ही। बट इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिए कि किसी भी हालत में कोई भी आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो मेंबर है, वो 70 साल की उम्र के बाद इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता। ये बात आपको अच्छे से ध्यान से पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक पता क्या है? देखो बिहार को ना पहला, मतलब बिहार का पहला ड्राई पोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे ड्राई पोर्ट का मतलब क्या होता है? पहले आप नोटिस करो। देखो आपको अलग अलग पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपके सामने कांडला है, मुंबई है, JNPT है, बहुत सारे इस तरह से आपको मेजर और माइनर पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जब भी हमें कुछ एक्सपोर्ट वगैरह करना होता है, देखो बहुत तरह से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आप एयरवेज के माध्यम से कर सकते हो पर मोस्टली जो आप नोटिस करोगे जो ज़्यादातर आपका एक्सपोर्ट होता है वो इन्हीं पोर्ट्स के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। और इस वजह से इन स्टेट्स को बेनिफिट भी होता है कि इनका सी का एक्सेस है तो आपका एक्सपोर्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। सही बात है। अब जैसे बिहार है, बिहार का सी का एक्सेस नहीं है। सही बात है। तो यहाँ पर ना बिहार ने पता क्या किया? बिहार ने यहाँ पे पटना के बिल्कुल पास में ही एक जगह है जिसका नाम है बिहता। राइट। यहाँ पर एक ड्राई पोर्ट बना दिया। अब आप पूछेंगे सर ड्राई पोर्ट क्या होता है? देखो कोशिश पता बिहार की क्या है कि अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करवाएं। इस वजह से अब यहाँ पे एक्सेस तो है नहीं सी का, तो यहाँ पर ड्राई पोर्ट या जिसको आप लोग ICD बोलते हो, इनलैंड कंटेनर डिपो, राइट, ये यहाँ पे बनाया जाता है। इसके माध्यम से पता क्या होगा? यहाँ से लेकर आपका जहां पर भी आपको कनेक्ट करना है वहां तक लॉजिस्टिक्स जो होंगे वो सारे के सारे बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब क्या कि दूरी थी आपके सी से, कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक ड्राई पोर्ट बना दिया। ये सी पोर्ट या एयरपोर्ट से दूर है पर उनके साथ जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी कर दी गई है। तो यानी कि ना सी पोर्ट से एक अच्छा ब्रिज की तरह यहाँ पे कौन काम करेगा? ब्रिज की तरह यहाँ पे काम करेगा ये आपका जो ड्राई पोर्ट होगा। यानी कि गुड्स का कुछ आराम से मूवमेंट करना हो तो ये ड्राई पोर्ट के माध्यम से हो सकता है। इनफैक्ट ना यहाँ पे इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, अब जब भी आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी होती है तो वहाँ पे आपको कस्टम्स का ध्यान रखना होता है, आपको अलग अलग प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं, क्लियरेंस लेनी पड़ती है अलग अलग तरह की। एंड इवन कई बार आपके जो सी पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट्स पे हो गया, वहाँ पे कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये ड्राई पोर्ट जो होगा ना ये इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा, जिस वजह से अब एक्सपोर्ट कोई चीज़ बिहार से आपको करनी होगी तो बहुत आराम से कर पाओगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर बिहार क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? देखो बिहार आपका जैसे आपका जैसे लीची हो गया, राइट, उसके अलावा आपका पोटैटो हो गया, आलू एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इवन आपके जो मखाना होता है ना, मखाने जो आप लोग काफ़ी खाते हो वो एक्सपोर्ट करते हैं। इवन आपका जो मेज़ वगैरह है वो आप एक्सपोर्ट करते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये तो मैंने आपको बस कुछ एक एग्जांपल दिए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को बेनिफिट होगा, बाकी दूसरे देशों तक यहाँ पे जो बिहार का सामान है वो पहुँच पाएगा। तो पहली बात तो आपको ड्राई पोर्ट पता होना चाहिए एंड दूसरा बिहार को ये कैसे बेनिफिट करने जा रहा है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहला बिहार का आपका ड्राई पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। एंड इनफैक्ट इस पोर्ट के आने से सिर्फ बिहार को ही नहीं, आसपास की जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी वगैरह हो गया, ठीक है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो भी इस ड्राई पोर्ट तक सामान ले आएंगे, वहां से फिर लॉजिस्टिक बहुत ही आसान है। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ड्राई पोर्ट विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। लास्ट वीक मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा था डार्क पैटर्न्स के बारे में। देखो डार्क पैटर्न अपने आप में बहुत ही आसान चीज़ है। कई बार आप लोग ना ऐसे किसी वेबसाइट पे जाते हो, राइट, जैसे मान लो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे गए, आप अभी सोच रहे थे यार मैं प्रोडक्ट खरीदूं या ना खरीदूं, और अचानक से आपके स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आता है। उस पॉपअप में लिखा होता है कि 1 आइटम लेफ्ट,
इफ यू वांट टू ऑर्डर, ऑर्डर फास्ट, है ना। आपके सामने लिखा आ जाएगा कि बस भाई आखिरी आइटम रह चुकी है, जल्दी से जल्दी खरीद लो वरना ये भी चली जाएगी। अब आप ना अभी सोच ही रहे थे यार खरीदूं ना खरीदूं, आप डाउटफुल में थे, पर जब ये पॉपअप आ गया ना, उसने आपको पुश दे दिया कि भाई फटाफट खरीद लो। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के पास बस एक ही प्रोडक्ट बचा हुआ है, नहीं, बस वो चाहते हैं कि आप उसको फटाफट खरीद लो ताकि आप अपना मन ना बदल लो। ये एक तरह का क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ डार्क पैटर्न। कई बार आप लोग पता क्या करते हो, आप लोग कुछ खरीदना होता है, आप अपनी बास्केट के अंदर 3 चीजें डाल चुके हो, एंड रेंडमली अपने आप ही कोई चौथी चीज आके ऐड ऑन हो जाती है। ये भी आपका डार्क पैटर्न है। कई बार आपको कोई सर्विस सब्सक्राइब करनी होती है, तो वेबसाइट के ऊपर ना इतना बड़ा बड़ा लिखा आता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, और कल को आपका मन करता है उसको अनसब्सक्राइब करने का, तो अनसब्सक्राइब का ऑप्शन पता नहीं कहाँ पे जाके छोटा सा मेंशन किया होता है। ये भी आपका डार्क पैटर्न का एग्जाम्पल है। कहने का मीनिंग पता क्या है, डार्क पैटर्न एक तरह का लोगों को धोखा देने का एक तरीका है, ताकि यूजर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा पाए, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी को बेनिफिट हो पाए। ये पॉइंट होता है डार्क पैटर्न्स का। एग्जाम्पल समझ पाए हो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार आपको दिखाया जाता है प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ही कम सा, आप जब उसको बास्केट में डालते हो फिर पेमेंट के जाते हो, वहां बहुत सारे और सारे चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं अचानक से। ये भी आपका डार्क पैटर्न का एग्जाम्पल है। तो ये जो हैरी ब्रिगनल है ना, इन्होंने ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पर दरअसल में दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर डार्क पैटर्न होता क्या है। दूसरा आपको होमवर्क मैंने जो दिया था लास्ट टाइम, दैट इज विद रिगार्ड्स टू यूएल पिन, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो लैंड के रिगार्डिंग ना बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, राइट, कि जमीन के कागजात नहीं है, या जमीन का कौन सी जमीन किसकी है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पर ना जो हमारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, इसके माध्यम से हम लेकर आए हैं यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे एक इंसान का आधार नंबर होता है, उस तरह से लैंड का भी यहाँ पे आपके नंबर देखने को मिल जाएगा, ताकि हम उनको भी आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसके बेसिस के सर्वेज और अलग अलग मैप्स के माध्यम से जिसको यहाँ पे देखा जाएगा। एंड जो आपका लैंड पार्सल होगा वो बेस्ड होगा आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स के बेसिस के ऊपर, ये ड्यूअल पिन यहाँ पे जनरेट होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें आज के एमसीक्यूज की, तो यहाँ पे आपका पहला जो एमसीक्यू रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके सामने है। इसको आप पढ़िएगा एंड बताइएगा कमेंट्स में आपके हिसाब से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। दोस्तों बात करें मेंस के क्वेश्चन की, आज का आपका मेंस का जो होमवर्क रहेगा ना, वो आपका ये रहेगा। इसको आप पढ़िए एंड कमेंट से मुझे इसका आंसर बताइए कि आपके हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। लास्ट वीक मैंने आपको होमवर्क दिया था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में, तो थोड़ा सा इसका डिस्कशन हम अब कर लेते हैं। दोस्तों एक जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है एग्रीकल्चर के अंदर ही, वो है आपका आईएफएस। आईएफएस फॉरेन सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विस की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की। अब दोस्तों ये चीज को पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यूपीएससी ने 2 बार, एक बार 2019 में एंड डायरेक्ट यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में रिपीट किया। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आखिर होता क्या है, क्या इसके फायदे हैं एंड क्या इसमें चैलेंजेस हैं। बस 2 बार सेम क्वेश्चन आया है 2019 और 2022 में। चलो ठीक है, क्वेश्चन तो रिपीट हुआ, ये बात तो चलो समझ आ गई, पर जरूरी थोड़ी है कि आगे क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बहुत एक चीज मैं इतना मैं बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम रिपीट हो, पर क्या ये पॉइंटर आप अपने आंसर में नहीं लिख सकते? फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ना आपका एग्रीकल्चर के ऊपर, उसके कंक्लूजन में कई बार आप ऐसी चीजें यूज कर सकते हो कि अगर हम मान लीजिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को यूज करते तो ये सारे इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकते। वो एक अच्छा कंक्लूजन बन जाएगा क्योंकि आपने एक प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक का आपने इस्तेमाल किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो भी चीजें हम एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं या तो वो डायरेक्टली यूज हो जाएंगी, नहीं होंगी तो आप उनको इनडायरेक्टली डेफिनेटली सब चीजों को कहीं ना कहीं यूज कर पाओगे। यही टेक्निक होती है मेंस के अंदर। कई बार कम जानकारी के साथ भी आप अच्छा आंसर कैसे लिखते हो, किस पॉइंट को कहां पे फिट करना आपको आता है या नहीं आता, दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ कि आईएफएस या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आखिर होता क्या है। बहुत सिंपल सी चीज है, नाम है क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। दरअसल में इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट किया जाता है। एक्चुअल में पॉइंट पता क्या है, पॉइंट सिंपल सा है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से आउटपुट ऑफ वन एक्टिविटी बिकम्स
इनपुट ऑफ अदर। अब आप पूछेंगे सर इसका क्या मतलब कि आउटपुट ऑफ वन एक्टिविटी बिकम्स इनपुट ऑफ अदर एक्टिविटी, क्या मतलब है इस चीज का? एक ना पिक्चर है आपके सामने, इस चीज को आप नोटिस करो, यहां पर आप बहुत सारी चीजें देख पाओगे। आपका डेयरी यूनिट है, आपका फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फार्म हो गया, क्रॉप यूनिट हो गया, आपका पॉन्ड हो गया जहां पे फिशरीज का आप यूज कर रहे हो। ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर ना बहुत सारी चीजें करते हो, सिर्फ खेती या सिर्फ फसलें नहीं बीजते। मैंने आपको बताया भी था एग्रीकल्चर का मतलब अपने आप में बहुत वेरिड है। सिर्फ आप अपने यहाँ पे सिर्फ अपने फसल नहीं बीज रहे हो, इसके अलावा बहुत सारी चीजें कर रहे हो। एंड इससे होता पता क्या है, एक चीज का आउटपुट दूसरे में इनपुट की तरह काम आ जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने पशुओं को यूज किया। अब पशुओं का जो आपका जो डंग वगैरह होगा उसको आप यूज कर पाओगे कुछ एक तरह के फर्टिलाइजर बनाने के अंदर। उससे क्या होगा, आपके जो फर्टिलाइजर होंगे वो केमिकल फर्टिलाइजर का आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, आपका मेन्योर वगैरह आपके रेडिली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ये एक चीज हुई कि यहां पर एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन जाता है। कई बार आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा जहां पर फिश और राइस दोनों सेम जगह पे ग्रो किए जाते हैं, राइट। उससे क्या होता है, फिश ने पता क्या किया, फिश की वजह से जो आपका जो बेसिकली जो आपका फिश था उसने यहाँ पे राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। एंड राइस की वजह से कहीं ना कहीं फिश की यील्ड भी अपने आप में इंप्रूव हो जाती है, उनको ग्रो करने का थोड़ा मौका मिलता है। फिश की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो पूरा जो इकोसिस्टम है वो बढ़िया बन जाता है। तो फिश और राइस का सिस्टम भी आप अब इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। मान लो किसी पर्सन ने पोल्ट्री यूज करी, पोल्ट्री का वो काम चलाता है, तो पोल्ट्री के से जो आपके ड्रॉपिंग्स होते हैं, अगर वो ड्रॉपिंग्स का आप यूज करते हो पिसिकल्चर के अंदर, आप पॉन्ड्स के अंदर उसका यूज करते हो, तो वो ड्रॉपिंग्स एज अ न्यूट्रिएंट की तरह काम करती है आपकी फिशेस के लिए। तो फिशेस का प्रोडक्शन वहां से इंक्रीज हो गया। और एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है ना, इसका आप डेयरी यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपके बायोगैस प्लांट्स के अंदर। तो एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट। चाहे मैंने आपको फिश और राइस का एग्जांपल दिया, चाहे मैंने आपको फिश और पोल्ट्री का एग्जांपल दिया, आपका काउ डंग का आपका मेन्योर के साथ एग्जांपल दिया, आपके क्रॉप्स के साथ कैसे कनेक्टेड है उसका एग्जांपल दिया, या कोई भी आप और एग्जांपल जो यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो ना, इसी सब चीजों को बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इवन मशरूम की भी आप साथ में करते हो, आप बी कीपिंग कर लेते हो, ठीक है ना, आप जो बी कीपिंग होती है उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज करते हो। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, एक का कनेक्शन दूसरे के साथ है, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है, तो दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा है। इसी का नाम है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। कई बार फिश के साथ साथ और भी अलग अलग चीजें आप यूज कर सकते हो, राइट। So this is known as integrated farming system, that is the output of one becomes the input of another. अब कई बार ना ऐसी स्टार्टिंग के अंदर आपको कुछ और पॉइंटर्स भी लिख सकते हो, आप एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिए, तो डेफिनेटली इंट्रो के अंदर आप कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हो जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। प्लस एट द सेम टाइम एक छोटा सा आप यहाँ पे एक डायग्राम बनाना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि कैसे हमने तीन चीजों को कंबाइन कर दिया। एक था आपका क्रॉप प्रोडक्शन, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया एंड आपका फॉरेस्ट्री हो गया। इस तरह की चीजें आपने कंबाइन करी एंड आपने ये इंश्योर किया कि जब भी आप ऐसा सिस्टम बना रहे हो ना, तो एक सिस्टम या एक एक्टिविटी दूसरे किसी अन्य एक्टिविटी को कुछ ना कुछ मदद दे रही है, कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट कर रही है। तो एक तरह से ये साइकिल हो गया, वन एक्टिविटीज आउटपुट इज बिकमिंग द इनपुट ऑफ अनदर। दिस इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ध्यान देने वाली बात यह है, डेफिनेशन लिखने से काम नहीं बनेगा, आपको कुछ अच्छे एग्जांपल देने होंगे। मैंने 5-6 एग्जांपल दिए, उनमें से कोई भी एक दो एग्जांपल आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। अब चलो सर समझ तो आ गया मतलब कि आईएफएस आखिर होता क्या है, ये मीनिंग तो हमें क्लियर है, पर क्या कुछ इसके फायदे भी हैं? क्योंकि क्वेश्चन तो यही था, यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या होता है एंड क्या फायदे या क्या नुकसान है। देखो फायदे बिल्कुल है, आप जैसे ये भी और एग्जांपल है, यहां पर भी आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो। फायदे डेफिनेटली बहुत सारे हैं। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, एक किसान को बहुत सारी चीजें चाहिए, उसको सर फर्टिलाइजर चाहिए, उसको बाकी सारी चीजें आपको मार्केट से खरीदनी पड़ती हैं। जैसे फर्टिलाइजर की चलो बात कर लेते हैं, अगर मान लो ये सब वो ना कर रहा होता तो उसको पता क्या होता, उसको फर्टिलाइजर मार्केट से खरीदने पड़ते, केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब उसने एनिमल वेस्ट को ही यूज कर लिया है, उससे मैन्योर वगैरह खुद ही बना ली है। तो क्या आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो, क्योंकि आप रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, उस वजह से जो एक
किसान की इनपुट कॉस्ट होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप पॉइंट लिख सकते हो कि जो इनपुट कॉस्ट है वो अपने आप में रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया, आपने इंश्योर किया कि पहले का आउटपुट दूसरे के लिए आउटपुट बने, तो रिसोर्सेज तो एफिशिएंटली यूज हो गए ना, बिल्कुल, कुछ वेस्टेज थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही। प्लस एट द सेम टाइम और क्या क्या फायदे हो रहे हैं, तो देखो जब इनपुट कॉस्ट ही कम होगी, एक किसान का जो पैसा लगना था वो कम हो गया और उसका आउटपुट ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अब वो हर चीज कर रहा है, अब उसके अंडे भी निकाल पा रहा है वो, अब कहीं ना कहीं दूध भी आ रहा है उसके पास, अब उसके पास बी कीपिंग भी कर रहा है, मशरूम भी उसके पास है, फिशेस का भी है। तो इस तरह से उसका एक तो बिजनेस बढ़ गया, मतलब एक तरह से खेती उसकी बढ़ गई, डेफिनेटली उससे उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है डेफिनेटली वो इंक्रीज होगा, उसकी कमाई ज्यादा होगी। हम जो बात करते हैं ना कि किसानों की आय बढ़ानी है, उसमें एक तरीका ये भी है कि आप सिर्फ क्रॉप्स के माध्यम से नहीं और आपको एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बाकी देखो जैसे मैंने आपको बताया मैन्योर वगैरह साथ में आप बना सकते हो तो सॉइल की क्वालिटी उसमें बढ़ती है, न्यूट्रिएंट साइकिल का एक बेटर अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही ना आप नोटिस करोगे कि ये चीजें क्लाइमेट रेजिलियंस भी हो जाती हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और साथ साथ इसको भी आप नोटिस कर पाओगे। एक्चुअल में जब मैंने आपके साथ एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम डिस्कस करी थी ना, मैंने एक चीज डिस्कस करी थी कि हमारे यहाँ पे ना जो क्लाइमेट हो गया या फिर हमारी जो मॉनसून वगैरह है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, राइट। जिस साल मान लो मॉनसून खराब हो गया, उससे दिक्कत क्या आती है, उससे दिक्कत आती है कि किसान की फसल खराब हो जाती है। पर अब आप ना कहीं सिर्फ एक चीज नहीं कर रहे, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो अगर मान लो एक किसान की फसल खराब भी हो जाती है थोड़ी बहुत, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज हैं पैसा कमाने के। तो एक्चुअल में उसका जो रिस्क है ना, उसने अपने रिस्क को क्या कर दिया, उसने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया। ठीक है, तो क्लाइमेट के ऊपर भी कोशिश करी जाती है कि क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंस कुछ हद तक कम हो जाए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया ना कि इनकम उसकी बढ़ सकती है, तो हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं जो कहते हैं कि आईएफएस करने की वजह से, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करने की वजह से जो इनकम इंक्रीज होती है ना, वो 25% से लेकर 150% तक बढ़ जाती है। अब देखो क्योंकि अलग अलग किसानों ने अलग अलग चीजें इंप्लीमेंट करी, तो उसके रिजल्ट अलग अलग आए, पर इतना जरूर था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करने की वजह से इनकम उनकी इंक्रीज हुई है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मान लो मशरूम की बात कर लो। अब मशरूम तो बहुत महंगे बिकते हैं, अगर आप उस चीज में चले गए, हॉर्टिकल्चर वाली चीजें आप करने लग गए, जहां फिर आपने इस टेक्निक को आपने इस्तेमाल किया, तो डेफिनेटली आपकी जो कमाई होगी वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डेफिनेटली इससे इनकम आपकी अपने आप में काफी तेजी से इंक्रीज होती हुई देखने को मिल सकती है यूजिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। आप पूछेंगे सर और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और ये कि आपके फर्टिलाइजर वगैरह या आपके जो इनपुट्स हैं उनका इस्तेमाल कम हो जाएगा, राइट। फर्टिलाइजर का जो आपका इस्तेमाल था वो अब कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप जो सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल रही हैं। एक जो दिक्कत कई बार आती है ना किसानों को, कि कई बार साल भर उनको रोजगार नहीं होता। जब आपका हार्वेस्टिंग सीजन होता है या फिर सोइंग सीजन होता है, उस समय ज्यादा रोजगार होता है, बाकी टाइम कम रोजगार होता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। पर यहां पर इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम के अंदर तो आप बहुत चीजें कर रहे हो, तो आप ना जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अब साल भर चलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ महीने आपके पास बिल्कुल आप बिजी हो, कुछ महीने ऐसे हैं जब आपके पास काम नहीं है, नहीं। इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमें थ्रू आउट द ईयर देखने को मिल जाती है। सर और क्या क्या फायदे हैं किसानों के लिए? देखो और फायदा यहां पर ना आप एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पर एक बात हुई थी इस चीज की, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की। अब ये क्या मुद्दा है? देखो यहां पर ना मैंने और भी चीजें ऐड ऑन करी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पोल्ट्री की बात करी थी, तो एग्स वगैरह वहां से मिलते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ एग्स की या मीट की या बाकी इस तरह की चीजों की, तो वहां से आपको अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन भी आपको देखने को मिल जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आपने डाइवर्सिफाई कर दिया ना, आप एनिमल्स भी आ चुके हैं, तो आप एग्स वगैरह भी यहाँ पे खाओगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपके जो प्रोटीन्स और बाकी चीजें आपको मिल पाएंगी। तो ये कुछ फायदे होते हैं जो हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के माध्यम से हमें देखने को मिल जाते हैं, राइट। एक आखिरी पॉइंट जो आपको बिल्कुल यहां पे पता होना चाहिए, वो है आपका स्टबल बर्निंग का। देखो ये क्या मुद्दा है सर स्टबल बर्निंग का? देखो सर्दियों के समय के ऊपर आप लोग नोटिस करते होंगे, स्पेशली पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है कि पराली को ना जला दिया जाता है, राइट।
दिल्ली में आप लोग अक्सर सुनते हो ना कि हाँ, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है दिवाली के आसपास के टाइम के ऊपर। काफ़ी सारे कारण हैं उसके, पर एक कारण उसका ये भी रहता है कि किसानों के द्वारा कई बार पराली जलाई जाती है एंड इससे इश्यूज़ आते हैं, आपका एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की, तो जैसा मैंने कहा था एक चीज़ का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बनता है, तो यहाँ पर ये स्टबल्स का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है अलग-अलग चीज़ों के अंदर। आजकल तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, इसको आप आगे एनर्जी जनरेशन में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो स्टबल बर्निंग है ना, इसको भी आप कम कर सकते हो यूजिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। और ये कम हो जाएगा, उसके माध्यम से क्या होगा, आपका जो एयर पोल्यूशन है, आप उसको कम कर पाओगे। राइट? तो किसानों की तो आय दुगनी-तिगनी कर सकते हो अगर अच्छे से इस चीज़ को इंप्लीमेंट करें। इनपुट कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी, उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलेगी, उनका जो डिपेंडेंस था मॉनसून्स के ऊपर वो कम हो जाएगा। ये सारे पॉइंटर्स आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के फायदे के अंदर लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको एग्जांपल ज़रूर देने हैं साथ में। फॉर एग्जांपल स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग आप इसका एग्जांपल दे दीजिए, दिल्ली का एग्जांपल आप दे सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिगार्डिंग आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि आपका पोल्ट्री का काम है वो काफ़ी टाइम चलता है साल भर में। इसके साथ ही अगर मैं बात कर रहा था इनकम आपकी इतनी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि कैसे मशरूम आपका यहाँ पे मदद कर सकता है या और चीज़ें मदद कर सकती हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सेम चीज़ आपके क्लाइमेट के रिगार्डिंग हो गया एंड क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था फिश और डक का हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, वो एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो। तो ये जो एग्ज़ाम्पल्स होंगे ना, वो आपके आंसर को यहाँ पे स्टैंड आउट करेंगे। बाकी ये डेटा-वेटा भी थोड़ा हेल्प कर देगा, बट बाकी चीज़ें भी आपको मदद करेंगी। अब सर ये फ़ायदे तो हमें पता लग गए कि हाँ सर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के फ़ायदे डेफ़िनेटली हैं। क्या कुछ दिक्कतें भी हैं यहाँ पे? क्या कुछ दिक्कतें भी आएँगी इसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर या सब कुछ आराम से है? और अगर इतना ही सब कुछ बढ़िया है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में, तो हमारे किसान इसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? सोचा है कभी इसके बारे में? ये यूपीएससी पूछता है। एक्चुअल में जो 2000 आई थिंक 19 का क्वेश्चन था, उसमें उसने क्वेश्चन में यही पूछा था, हाउ फार किस हद तक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मददगार है? क्वेश्चन यही आया था। तो यहाँ पर ना जब वो कह रहा है किस हद तक वो मददगार है, वो आपसे बस ये नहीं पूछ रहा कि आप सिर्फ उसके फायदे गिनाओ, वो आपसे पूछ रहा है कि उसके आप चैलेंजेस भी गिनाइए। तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं सर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के? देखो, पहली चीज तो ना एक इश्यू आता है वो है अफोर्डेबिलिटी का। अब समझना इस मुद्दे को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी जब थोड़ी देर पहले मैं फायदे गिना रहा था, मैंने आपको बताया था इनपुट कॉस्ट कम होती है और मैंने बताया था कैसे एक किसान की आमदनी दुगनी तीन गुना हो सकती है। पर आप नोटिस करो यार, पहले किसान सिर्फ और सिर्फ खेती कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो फसल उगा रहा था। अब उसको एक बार ना सब चीजें करनी पड़ेंगी। उसको एनिमल के रिगार्डिंग काम हो गया, बाकी और चीजें भी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, चाहे आपका फिशेस के रिगार्डिंग, आपके पोल्ट्री के रिगार्डिंग, आपके डक वगैरह हो गया, वो सब मैंने एग्जांपल डिस्कस किए। अब ये फ्री में थोड़ी आ जाएंगे। और मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है कि भारत में जो ज्यादातर किसान हैं, वो कौन से किसान हैं? वो आपके छोटे किसान हैं, जिनको हमने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बोला था। अब जो छोटे किसान हैं, उनकी तो इनकम बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम उनके पास पैसा होता है एंड इवन कई बार तो उनको अपने फर्टिलाइजर और बाकी चीजें खरीदने के लिए लोन पे पैसा लेना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है जो हमारा छोटा किसान है, वो इस तरह इतनी सारी एक्टिविटीज कर पाएगा? पैसा नहीं है ना उसके पास। तो अफोर्डेबिलिटी एक कंसर्न है। एक बार चीजें हो जाएंगी, फिर आपकी इनपुट कॉस्ट मैनेज हो जाएगी, फिर उसकी आमदनी बढ़ती रहेगी। पर स्टार्टिंग में तो उसको मुश्किल आएगी ना। इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊं कि हाँ एनिमल हस्बेंड्री भी करूं, आपका उसकी रेयरिंग भी देखूं, मिल्क का भी काम देखूं, उसका यहाँ पे ये भी चीज भी करूं, आपका पोल्ट्री का काम भी देखूं, ये सब चीजें। इसके लिए लोग भी लगेंगे। ये लार्ज फार्मर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है, पर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को स्टार्टिंग में इसको अडॉप्ट करने के अंदर दिक्कत तो आती है। दैट इज वन कंसर्न। और क्या दिक्कत है? देखो, अडॉप्शन के लिए ना एक मुद्दा होता है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिया में राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया, इन सब चीजों को किसान बहुत बहुत ज्यादा उगाते हैं। कारण उसके कई सारे हैं, पर एक मुद्दा उसका ये है कि इनका इसका जो मैंने क्रॉप्स आपको गिनाई, इसका एमएसपी आपको ज्यादा देखने को मिलता है एंड काफी सारे एरियाज में इसका एमएसपी ठीक ठाक मिल भी जाता है ना? जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वहां पर आपको एमएसपी इसका देखने को मिल जाएगा। पर जब मैं बात कर रहा था और चीजों की, जैसे बी कीपिंग की बात करी मैंने मशरूम की बात करी, इनके ऊपर तो एमएसपी नहीं मिलता, नहीं मिलता इनके ऊपर एमएसपी। तो क्या लगता है कि किसान इतना रिस्क ले सकते हैं कि यार अगर मान लो मशरूम का दाम ऊपर नीचे हो गया तो वो सह पाएंगे? किसानों को देखो यार, हालत इंडिया में आज भी खराब है। किसान तो एक तरह से जैसे एमएसपी पे निर्भर, पता क्यों है? क्योंकि किसान को डर है कि यार मैंने इतना पैसा लगा भी दिया, कल को इतना पैसा लगाने के बाद आउटपुट नहीं निकला, मार्केट में दाम उस चीज के क्रैश हो गए।
इसी की सपोर्ट करने के लिए तो सरकार एमएसपी लाती है, बिल्कुल ठीक बात है। पर जब एक किसान मशरूम, आपका बी कीपिंग और इस तरह की अलग-अलग एक्टिविटीज के पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो ही विल बी एक्सपेक्टिंग कि कल को उसको अच्छा रिटर्न भी मिले उसका, तभी तो फायदा है ना। पर इन चीजों के लिए तो एमएसपी है नहीं, तो किसान डरते हैं यार कि अगर इधर पैसा लगा भी दिया, कल को कुछ मिला नहीं तो पूरा का पूरा नुकसान उनका हो जाएगा। तो दैट इज वन मोर कंसर्न। तीसरा और मेजर बड़ा कंसर्न आपको देखने को मिलता है, वो है आपके रिलीजियस फैक्टर्स। आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ, ये क्या फैक्टर्स हैं रिलीजियस फैक्टर्स मतलब? देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, आपके पोल्ट्री की बात करी मैंने, आपको फिशेस की बात करी करी ना। अब काफी सारे स्टेट्स के अंदर तो काफी किसान इन चीजों को ग्रो करते हैं, इन चीजों पे काम करते हैं। पर काफी सारी स्टेट्स में या काफी सारे किसान हमारे देश में ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि नहीं यार, हम लोग नहीं चाहते ये मीट का काम करना, हम लोग नहीं चाहते ये पोल्ट्री का काम करना या अंडों का काम करना या फिर फिशेस के साथ यहाँ डील करना, क्योंकि उनके रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं वो इस चीज को अलाउ नहीं करते। तो काफी सारे इस तरह के रिलीजियस फैक्टर्स भी एक मेजर रीजन बनते हैं कि काफी सारे किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक दो पॉइंटर्स आप और भी बना सकते हो, तीन चार पॉइंटर्स मैंने आपको गिनाए हैं आईएफएस के बारे में। तो आपको पता क्या करना है, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो जो कि न्यूज में है लेट से, उसके भी आपको ये तीन चार डिमेंशंस पता होनी चाहिए। पहली डिमेंशन तो यही है कि भाई थोड़ा सा उसकी जानकारी हो, जैसे मैंने यहां पे बताया कि किस तरह से एक एक्टिविटी का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है, इसके माध्यम से हमारी जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, राइट। एंड आपके किसान को भी फायदा होता है। एक तो अच्छी डेफिनेशन आपकी होगी जहां पर आपने बात करी कि ऐसे इंटीग्रेशन की बात हो रही है, एक ठीक ठाक सा आपने छोटा सा आप इसकी फिगर बना सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम जब भी आप टॉपिक पढ़ो, एक छोटा सा डायग्राम या फिर आप इस तरह से एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, एंड उसके आपको फायदे के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसके आपने वैल्यूएशन करी होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम उसके कुछ वो चैलेंजेस हमें जो हमें देखने को मिलते हैं, एंड कैसे इन चैलेंजेस को हम टैकल कर सकते हैं, ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि इन चैलेंजेस को टैकल करते हुए उस किसान की इनकम भी बढ़े, प्लस एट द सेम टाइम जो बाकी और कंसर्न्स थे उसके, उनको भी हम यहाँ पे देख पाए। अगर आई थिंक आप इस तरह से अपने नोट्स बनाते हो, इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को आंसर करने के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंक्लूजन इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता ही दी कि कैसे आप लिख सकते हो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करते हुए। जरूरत बस ये है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि किस हद तक कोई चीज आपको हेल्प कर पा रही है या किस हद तक वो बोल रहा है, आपको सिर्फ उसके फायदे नहीं गिनाने, आपको उसके चैलेंजेस भी थोड़े लिखने पड़ेंगे, ताकि आप बता पाओ कि हाँ ये कुछ कंसर्न्स हैं, पर अगर हमने इन कंसर्न्स को इस तरह से एड्रेस कर दिया, वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले समय में फ्यूचर आपका बढ़िया हो सकता है। क्योंकि आप देखो डीएम हो, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप कुछ अच्छे फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस सामने लेकर आओ। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा।